नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। और आज की बड़ी बहस होगी अटल पिच पर मोदी परिवारवाद की पोल खोली। आज बड़ी बहस में सिर्फ एक उद्घाटन की नहीं है, आज बड़ी बहस उस सोच की है जो कहती है उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं आगे चल रहा है। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 232 करोड़ की लागत से बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीन नाम, तीन विचारधाराएं और एक बड़ा सियासी संदेश। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस जमीन पर कभी कूड़े कचरे का पहाड़ था, आज वहीं राष्ट्र प्रेरणा खड़ी है। यूपी में एक जनपद एक उत्पाद चल रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुनिया में भारत का नाम किया है, अब वही लखनऊ में बन रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये बदलते यूपी की एक सच्ची तस्वीर है या फिर चुनाव से पहले दिखाई जा रही चमकदार तस्वीर। और हां, पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने परिवारवाद पर भी सीधा वार किया है। कांग्रेस और सपा को घेरा और कहा कि एक परिवार ने देश को बंधक बना रखा था। कांग्रेस से या सपा से कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता। इन लोगों के राज में तो बीजेपी के नेताओं को सिर्फ अपमान ही मिलता था। बीजेपी की डबल इंजन सरकार को बहुत फायदा यूपी को हो रहा है। यूपी 21वीं सदी के भारत में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं यूपी से सांसद हूं। यूपी के मेहनतकश लोग एक नया भविष्य लिख रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, दुनिया में यूपी की नई पहचान बन रहा है। तो आज बहस जरूरी है, क्या राष्ट्र प्रेरणा स्थल सिर्फ श्रद्धांजलि है या राजनीतिक विचारधारा का स्थायी स्मारक है? क्या विकास की बातों के बीच रोजगार, महंगाई और कानून व्यवस्था के सवाल दब गए? क्या सरकारी मंच से विपक्ष पर हमला लोकतंत्र की मजबूती है या सियासी मजबूरी है? बीजेपी कहती है डबल इंजन सरकार से यूपी को नई रफ्तार मिली है। अयोध्या, काशी, डिफेंस कॉरिडोर और निवेश यूपी की नई पहचान बना रहे हैं। तो वही विपक्ष सवाल उठाता है, 232 करोड़ के प्रेरणा स्थल के बीच क्या आम यूपी वासी की प्रेरणा भी बढ़ी है? क्या किसान, युवा और नौकरी की तलाश में भटकता छात्र इस विकास का हिस्सा बन पाया है? तो आज सीधे और साफ सवाल, क्या यूपी सच में राष्ट्र को प्रेरणा दे रहा है या राष्ट्र प्रेरणा स्थल 2027 की राजनीति का एक मजबूत मंच बन रहा है? इन्हीं बड़े सवालों पर आज होगी सबसे तीखी, सबसे बेबाक और सबसे बड़ी बहस, अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान आपको सुनवाते हैं। साथियों, परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है। यह असुरक्षा से भरी हुई होती है। इसलिए परिवारवादियों के लिए दूसरों की लकीर छोटी करना मजबूरी हो जाता है, ताकि उनके परिवार का कद बड़ा दिखे और उनकी दुकान चलती रहे। इसी सोच ने भारत में राजनीतिक छुआछूत का चलन शुरू किया। आप सोचिए, आजाद भारत में अनेक प्रधानमंत्री हुए, लेकिन राजधानी दिल्ली में जो म्यूजियम था, उसमें अनेक पूर्व प्रधानमंत्रियों को नजरअंदाज किया गया। इस स्थिति को भी भाजपा ने, एनडीए ने ही बदला है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बाद कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया है। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनवाते हैं। प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, कोई सनसनी नहीं बन पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एमआईएम को, अपनी यानी बी टीम को आगे कर दिया कि आइए, यहां पर हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा तो ब्राह्मण, ठाकुर, अगड़ा, पिछड़ा करिए। रे भाई, निश्चित तौर पर प्रेरणा स्थल में उनके काम है, वो करें, जो भी करें। दुनिया को मालूम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते थे। दुनिया को मालूम है दीनदयाल जी की हत्या में आज तक पता नहीं चल पाया। दुनिया को मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। दुनिया को यह भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश बेरोजगारी की जद से कराह रहा है। दुनिया को यह भी मालूम है कि आज की डेट में महंगाई चरम पर है और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध चरम पर हैं। दलितों को पेशाब पिलाया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर मौन है।
तो आपने आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार सब कुछ सुन लिया। अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी से। अवधेश जी बहुत स्वागत आपका। यश भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। यश भारती जी आपका भी बहुत स्वागत। पवन दीक्षित जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। पवन दीक्षित जी बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सुनील कौशिक जी बहुत स्वागत आपका। और हमारे सहयोगी केएन पांडे लखनऊ से सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। केएन पांडे आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले केएन पांडे मैं आपसे ही सवालों की शुरुआत करूंगी, क्योंकि आज लखनऊ में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। बार बार ये कहा जा रहा है कि जहां कभी जिस जमीन पर कूड़े का ढेर था वहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल है। ये प्रेरणा स्थल वाकई प्रेरणा दे रहा है या सिर्फ एक राजनीतिक मंच बनकर ये रह गया है? जी पूर्वा जी, आज मोदी जी ने साफ तौर पे कहा कि आप यहाँ पे जो प्रेरणा स्थल बना हुआ है, आप जो यहाँ पे दिव्य और भव्य मूर्ति देख रहे हैं इन महान विभूतियों की, जितनी ज़्यादा इनकी ऊंचाई है इससे ज़्यादा इनके एक तरीके से विचार रहे हैं और इससे ज़्यादा बुलंद विचार रहे हैं, जिससे प्रेरणा लेकर के युवाओं को देश की अखंडता एकता के लिए काम करने की ज़रूरत है। वहीं इस दौरान उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो जो परिवारवाद है एक तरीके से जो उन्होंने कहा उस पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले एक शाही परिवार था जिसके एक तरीके से गिरफ्त में बंधक था देश, इसको एक तरीके से मुक्त दिलाने का काम जो है वो एनडीए सरकार ने किया है। वहीं उन्होंने जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात की और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पहले जो है कुछ ही लोगों की कुछ ही विभूतियों को जो है एक तरीके से परिवार के लोगों को जो है सम्मानित किया जाता था, लेकिन एनडीए सरकार या भाजपा सरकार ने अब सभी विभूतियों को सम्मानित करने की किया है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे एक तरीके से प्रणब मुखर्जी रहा हों, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है उससे उनको नवाजा गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज जो संयोग है एक तरीके से देखा जाए कि यहाँ पे जो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन है और मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म है, महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म है। और साथ ही साथ उन्होंने जो है राजा बिजली पासी का भी नाम लिया कि उनकी भी जन्म जयंती आज है, और जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में डाक टिकट जारी करके एक तरीके से कहा जाए तो राजा बिजली पासी को सम्मान देने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो आज एक बड़ा मंच था, बड़ा आयोजन था, उसमें उन्होंने एक तरीके से देखा जाए कि परिवारवाद पे भी एक तरीके से निशाना साधने की कोशिश की और अपने जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उनको भी सराहने की उन्होंने ये बताया कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, यहाँ पे निवेश आ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि यूपी का जो एक तरीके से देखा जाए जो कॉरिडोर है, एक तरीके से डिफेंस कॉरिडोर है, वो देश का सर्वोच्च बड़ा कॉरिडोर है जो आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने यहाँ की तमाम और उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि जिस स्थान पे हम खड़े हैं यहाँ पे कभी कूड़े का ढेर हुआ करता था, लेकिन योगी सरकार ने एक तरीके से देखा जाए यहाँ के कायाकल्प कर दी है, तो उसकी भी सराहना की और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में लगे तमाम लोगों की भी सराहना की। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने परिवारवाद पे एक तरीके से निशाना साधा, वहीं तमाम और लोगों की बात करके उनसे प्रेरणा लेकर के देश की एकता और अखंडता से जोड़ने के लिए युवाओं की प्रेरणा की बात कही और उन्होंने जी ठीक है। केएन पांडे मैं लौटूंगी आपके पास। सुनील कौशिक जी, मोदी सरकार स्मारकों को सिर्फ याद के तौर पर नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य की राजनीति से भी जोड़कर देख रही है और शायद उसी तरह से प्रेजेंट भी कर रही है। यही वजह है विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है या इसके पीछे कोई और वजह आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल स्मारक बनाने से राजनीतिक बातें की जाती हैं। निश्चित तौर से आप देखेंगे कि जो उनका कद था, जो देश के लिए उन्होंने किया, और वो कोई भी महापुरुष हो, निश्चित तौर से एक परंपरा सी बन जाती है उनको याद करने के लिए, और कम से कम युवाओं के लिए जो लोग भूल चुके होते हैं, जिनको पता नहीं होता है। मायावती जी ने भी स्मारक बनाए तो वहां भी राजनीतिक बातें हुई, तो आज प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री ने भी राजनीतिक बातें की। तो देश को जानना चाहिए कि दूसरे राजनीतिक दलों ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, और विपक्ष की भी यही मंशा रहनी चाहिए कि निश्चित तौर से विपक्ष में रह करके जो सरकार है जहां गलतियां कर रही है तो वहां आईना दिखाने का काम विपक्ष भी करता है। लेकिन बड़ी बात है उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती पर कही। मुलायम सिंह यादव को बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। अब समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे, राजनीतिक बातें हों, लेकिन 2000 देखेंगे आप, अधिकतर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ रहा है। क्या वास्तव में कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया, इस सम्मान को कांग्रेस ने माना? प्रणब मुखर्जी को आप देखिए, प्रणब मुखर्जी को देश का बड़ा सम्मान दिया, तो क्या कांग्रेस ने उसकी तारीफ की या स्वीकार किया?
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां लगता है कि राजनीतिक लाभ और नुकसान के लिए राजनीतिक दल बात करते आए हैं। अब दिल्ली में आप देखिए, तमाम प्रधानमंत्रियों के लिए एक स्मृति भवन बनाया हुआ है, जी। सारे प्रधानमंत्रियों की गाथा उसमें लिखी जाएगी। तो कम से कम देश के आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जाया जाए जिससे कि लोग प्रेरणा लेकर के कुछ देश के की बात भी कही। उत्तर प्रदेश की धरती पर जो लोग रहे उनका क्या योगदान भारतीय राजनीति में रहा उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और मुझे नहीं लगता पत्रकार होने के नाते कि प्रधानमंत्री जी ने कोई पहली बार और नई बात कही है। अधिकतर वो बातें, ये बातें कई बार कई मंचों से कह चुके हैं, लेकिन अब राजनीतिक बातें हैं तो राजनीतिक प्रतिकार भी उनको मिलेगा, कांग्रेस की तरफ से भी मिलेगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मिलेगा। और देखिएगा, आपकी डिबेट में भी होगा, अधिकतर हम लोग सोशल मीडिया पर टीवी डिबेट्स में देख रहे हैं, और ये आपकी डिबेट में भी रखा जाएगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी कभी भी किसी काम के लिए, और ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रतिकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी भी जब विपक्ष में रही है तो कभी कोई सरकार की सराहना तो कोई विपक्ष में बैठा हुआ राजनीतिक दल नहीं करता। अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि 2014 के बाद हम 2025 में बैठे हैं, किसी भी एक कदम की विपक्ष ने सराहना की हो। तो ये उम्मीद करना भी मुझे लगता है बेईमानी होगी। हाँ, लेकिन निश्चित है कि जहां विपक्ष आक्रामक है, 2027 के चुनाव का एक इशारा आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। 2027 की लगभग तैयारियां आप समझिए कि आज के कार्यक्रम से शुरू हो गई। ये मान के चलिए, अधिकतर प्रधानमंत्री को देखा होगा कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां 6 महीने पहले, 4 महीने पहले सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन ये मान के चलता हूं कि इस कार्यक्रम से 2027 के चुनाव के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने एक दिशा तय कर दी है। ठीक है, बिल्कुल। कौशिक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। दीक्षित साहब, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के परिवारवाद पर भी एक कड़ा प्रहार किया है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की कल्पना करना भी मुश्किल है? गांधी परिवार मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब गांधी परिवार। ठीक है, मैं बोलूँ अब? जी बोलिए। आपको नमस्कार और सभी मेरे पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार, और बड़े भाई सुनील कौशिक जी को ईसीआई का महासचिव बनने के लिए बधाई मेरी तरफ से। बात नहीं हो पाई थी। देखिए, परिवारवाद की बात तो अपूर्वा ऐसी है कि ये भारत जो है ना, ये परिवारों से बना है। हमारी संस्कृति ना परिवार को किस तरह से लेकर के चलेगी, सामाजिक संरचना परिवारों से मिलकर, चाहे वो व्यापार में हो, समाज में हो, घर हो, राजनीति हो, कहीं भी हो, हम एक संबंधों में लेकर के चलते हैं। जैसे हमारा कांग्रेस परिवार है, मैं इस बात को मानता हूं। और मुझे कोई कहने परिवारवाद जैसी चीज जो होती है, वाद का मतलब क्या है, तो केस लड़ रहे हैं क्या, इस तरह की बात है। परिवारवाद भाजपा के अंदर भी हो सकता है, समाजवादी में हो सकता है, कांग्रेस में भी हो सकता है। परिवारवाद क्या होता है? आप एक बार किसी को आप लेकर के आ सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जनता है, इस देश की जनता, लोकतंत्र है इस देश में, और वो लोग चुनते हैं। अगर वो सफल नहीं होते हैं, वो कैलिबर नहीं रखते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं। और जो लगातार अब जनता उनको आशीर्वाद देती है जनादेश का, ऐसे लोगों के लिए बोलना, मैं समझता हूं कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। क्योंकि जिनके पास परिवार होता है ना, तो वो परिवारवाद जैसी बातें नहीं करते हैं, और जिनके पास परिवार नहीं है वो उसकी परिभाषा भी नहीं समझते हैं। और दूसरी बात, अभी आपने बोला कि नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस ये नहीं देख सकती, या जो भी आपने बोला अभी, मैं उसकी आपकी बात का सार नहीं समझ पाया कि किस तरह से नहीं देख सकती। कि हमारे नेहरू गांधी परिवार में अगर वो हमारे लीडर है, अनडाउटेडली हमारे लीडर हैं, और सब सर्वोच्च लीडर हैं, अनडाउटेडली सर्वोच्च लीडर हैं। लोगों का प्यार सम्मान उन्हें मिलता है, हमें कोई डरा धमका के तो नहीं बोला जाता है। डेमोक्रेसी है हमारी पार्टी में। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, हमारा पूरा सम्मान है, हमारे लीडर हैं, हमारी हायरार्की है। तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि किस तरह से लोग इस तरह से बोलते हैं नेहरू गांधी परिवार के बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं हो सकता। हम कहते हैं भैया नहीं हो सकता, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस परिवार में बड़ों की बातें नहीं मानी जाती, या किसी एक या दो या तीन बड़े लोगों की बातों को नहीं सुना समझा जाता, वो परिवार बर्बाद होते हैं। और जिनके पास परिवार नहीं है वो इन बातों को बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर का कोई हो जो सबको साथ लेके, अनडाउटेडली तो सारे लोग मेरे साथी मानेंगे कि नेहरू गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है तो पूरी कांग्रेस को एक साथ पिरो करके चल सकता है। कुछ जयचंद आते हैं, वो भाग जाते हैं, वो जयचंद ही जयचंद रह जाते हैं, तो वो कांग्रेस परिवार के लोगों को मैं उनको मानता भी नहीं हूं। लेकिन आज जिन विषम परिस्थितियों में हम 100 सीटों पर हैं लगभग लोकसभा की, और मैं इसको सबसे ज्यादा संक्रमण काल ये पिछले 10 सालों में मानता हूं कांग्रेस का। पवन दीक्षित जी, माफी के साथ आपको मैं रोक रही हूँ, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, नेटवर्क इश्यू है शायद।
ठीक है, पीसीआरटी में से सॉर्ट आउट करें, जल्दी देखें। यश भारती जी, 232 करोड़ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये कहा जा रहा है कि क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हम नहीं जानते, क्या दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में हम नहीं जानते हैं, क्या हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में नहीं जानते हैं? जानते तो हम सबके बारे में है, लेकिन क्या अगर एक प्लेटफॉर्म के तहत अगर हम इन चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर बीजेपी ये ऐसा कर रही है, तो फिर इसमें परेशानी कहां आ रही है? अपूर्वा जी, मैं बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहा हूं, बिल्कुल बेतुकी बातें करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन बातों को बेतुकी मानती है, इसलिए मैं वो बेतुकी बातें करूं। मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखने से उनकी हत्या हुई, आत्महत्या हुई, चोरी हुई, डकैती हुई, इस बात का खुलासा हो गया। और नरेंद्र मोदी जी जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां ये घटना हुई लगभग, और भारतीय जनता पार्टी की कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके लिए बेतुकी बात है कि हमारे पितृ पुरुष जिनको इतिहास में लोग जानना चाहते हैं, उनका अंतिम समय कैसे बीता, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उनकी फाइलों में, उनकी जांच में कोई दिलचस्पी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नहीं है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार की। लेकिन मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करके पूरा राष्ट्र जाने कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कौन थे। हर ट्रेन के डब्बे में जिसमें सामान्य नागरिक सफर करेगा, जिसमें उसको बैठने की जगह नहीं मिलती, जो बाथरूम में बैठ के सफर करेगा, उस डब्बे का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दीजिए, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में जानकारी हो जाएगी। इस तरीके की योजनाएं चला करके भारतीय जनता पार्टी अपने पितृ पुरुष की जानकारी सामान्य लोगों तक पहुंचाना चाहती। तो ये बेतुकी बातें, इसीलिए मैं बेतुकी बातें कर रहा हूं। लेकिन ये कर कौन रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मुझे लगता है मैं केवल आईना दिखाने का काम कर रहा हूं। दूसरी बात, लखनऊ में यह कह करके उस जगह का सम्मान करना जहां आप अपने पितृ पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्थापित कर रहे हैं कि यहां कचरा था, तो आप यह प्रचार कर रहे हैं कि कचरे के ढेर पे हमने खड़ा कर दिया इनको। अरे सौंदर्यकरण करना, खूबसूरत बनाना, ये सरकारों का ही तो काम है, आम जागरूक लोगों का काम है। हम अपने घर को साफ रखें, घर के आसपास का वातावरण साफ रखें, ये सामाजिक दायित्व है सब लोगों का। उसको कूड़ा कचरा कह करके अपमानित करने का काम तो खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या क्रिटिसाइज करेंगे? वो खुद कर रहे हैं आलोचना अपनी काम की। तीसरी बड़ी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो एक विश्वविद्यालय लखनऊ में खोला गया है, वो आज तक स्थापित नहीं हो पाया। ना उसकी जमीन है, ना उसकी छत है। वो कब होगा? 9 साल हो गए योगी सरकार को, 11 साल हो गए मोदी सरकार को। तो जिनको आप जानते हो, जिनको आप मानते हो, जिनको दुनिया मानती है, जिनको देश मानता है, देश के प्रधानमंत्री रहे, सम्मान तो आप खुद नहीं देना चाहते। आप सनातनी परंपराओं की बात करते हो। समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने विष्णु जी के दूसरे नाम से जानने वाले इकाना स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम बना दिया। अब क्योंकि आपको इकाना का अर्थ नहीं पता, तो आपने आनन फानन में इकाना नाम हटा करके अटल बिहारी वाजपेयी जी स्टेडियम बना दिया, नाम बदल दिया, जो आपका मूल स्वभाव है नाम बदलने वाला। लेकिन जब पता चला कि ये तो विष्णु जी का ही नाम है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को विष्णु जी के समकक्ष खड़ा कर दिया, इकाना अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम बना दिया। तो आप अपने महापुरुषों के लिए, ईश्वर के लिए, देवताओं के लिए कोई काम अच्छा नहीं कर पा रहे हो। आप केवल नाम बदलने का काम, आप जनता को भ्रमित करने का काम, आप उनसे जोड़ने का अगर आप काम करते तो बेहतर स्कूल बनाते जहां शिक्षा होती। लेकिन आप तो स्कूल बंद करने का काम कह रहे हो। ठीक और है, जयंत चौधरी जी सदन में कह रहे हैं कि 6 महीने में 6 लाख स्कूल बंद हो जाए, 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, और लगभग 50,000 स्कूल आप बंद कर रहे हो। तो कहां जानेगा? क्या मूर्तियों से केवल जान लेंगे सब लोग कौन है? अगर आप वाकई में सब चीजों को जोड़ना चाहते तो आप एक पूरा माहौल निर्मित करते जिसमें श्रद्धेय नेताजी को भी लोग जानते, कल्याण सिंह जी को भी जानते,
और भी हमारे उत्तर प्रदेश के महापुरुषों को जानते, रामनरेश यादव जी को जानते जो मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन ठीक है आप यश भारती केवल जी, एक लौटूंगी आपके प्रोपेगेंडा पास। चला रहे हो प्रचार आपके प्रसार का, सभी जैसा सवालों के आदरणीय जवाब सुनील जी के ने साथ कहा मैं कि सीधे अवधेश जी का रुख इसकी करती हूँ। ठीक है पृष्ठभूमि अवधेश जी, दिख रही देखिए है इसीलिए मैं चुनाव। सबसे अंतिम में आपके पास आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि आज पहले आप विपक्ष को एक बार सुन ले बेहतर तरीके से। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को विपक्ष ये कह रहा है कि आप एक चुनावी मंच के तौर पर बनाकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कभी सपा ने या कांग्रेस ने कभी अंबेडकर पार्क या स्मारकों पर जो खर्च हुआ है या उन्हें जो बनाया गया है उस पर कभी सवाल नहीं उठाया। लेकिन एक सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है ये चुनावी मंच के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको करना ही था तो आप यूनिवर्सिटी बनाते उनके नाम पर। खर्चे को लेकर के हमने कोई बात नहीं करी, ना कांग्रेस के साथी ने करी, ना मैंने करी, ना आदरणीय सुनील जी ने करी। ये आप मेरा निवेदन है, ये मत जोड़ें। मैं खर्चे को लेकर नहीं सर, एक मिनट यश भारती जी, एक मिनट यश भारती खर्चा नहीं है। जो स्मारक बनाया गया अंबेडकर पार्क हो या फिर जो स्मारक बनाए गए, कभी उन पर भी आप लोगों ने कभी सवाल नहीं उठाया कि वहां पर कितना खर्च हुआ है, या हुआ है तो क्यों हुआ है, वो बनाना सही था या नहीं सही था, उसे लेकर कभी आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया। यही मैं पूछ रही हूँ अवधेश उपाध्याय जी से। अवधेश जी, हमने सवाल इस पर भी नहीं उठाया। मेरा निवेदन है आप हमारे अर्थ को अनर्थ मत बनाइए। ना कांग्रेस के साथी ने उस पर कहा कि कुछ बात है। चलिए नहीं, मैं बता रहा हूँ कचरा और कूड़ा तो ये कह रहे हैं, कचरा कूड़ा ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। कचरा हटाया गया ना सर, वो हटाया गया, फिर वहां पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया है। चलिए ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अवधेश उपाध्याय अब पूरी बात करते, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बोली, पवन दीक्षित जी ने, परिवारवाद क्या है? परिवारवाद नहीं है कांग्रेस में। अगर परिवारवाद नहीं होता तो जब से कांग्रेस पार्टी बनी है तब से कोई उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा बना नहीं गांधी के अलावा। यदि कोई बना है तो भाई वो चाबी भरने वाला बना है। आपने देखा अभी पहले 14 दिसंबर को शायद अभी रामलीला मैदान में एक रैली थी कांग्रेस पार्टी की, ठीक है, उसमें नाम लिया जाता है खड़गे जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए बोले, राहुल गांधी जी ने उन्हें बैठा दिया, खुद आगे बोलने लगे। ये सम्मान कांग्रेस में होता है। जो गांधी परिवार से अलग कोई बनता है वो उनके हिसाब से चलता है वो, ठीक है। दूसरी बात, परिवारवाद की बात, 800 से ज्यादा ऐसी योजनाएं हैं भारत में जो गांधी परिवार के नाम से चल रही है। ये होता है परिवारवाद, ठीक है। आज उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना है उसमें 3 महापुरुषों की तस्वीर है, और तीनों महान विभूतियों का एक ही संकल्प था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत सशक्त भारत, और उसमें जो आज काम कर रही है भाजपा सरकार, उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए कर रही है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कश्मीर से 370 हटाना, जो कांग्रेस कभी भी नहीं कर पाई। और कांग्रेस की देन थी 370 लगाना कश्मीर में। अब सबको पता है जब कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल राज किया है, कश्मीर में अलग संविधान चलता था, अलग झंडा फहरता था। 370 हटने के बाद जो सपना था हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, बाद 370 हटाई गई, और आज वो कश्मीर जो है उस कश्मीर में भारतीय संविधान चलता है। जो कश्मीर में पत्थरबाज थे वो आज पढ़ लिख कर कोई एमबीए कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, एम्स खुल चुके हैं, एमबीए के इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। अभी कह रहे हैं स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं इस बात के लिए। यस, भारत की जो 6 एम्स थे 2014 से पहले, उनकी संख्या बढ़कर 23 हो चुकी है हमारे देश में। जो 7 IIM थे उनकी संख्या डबल हो चुकी है, 16 ट्रिपल IIT बन चुकी है। क्या बात करें, 360 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज पूरे भारत में बन चुके हैं। क्या बात करते हैं इस बात की? आप कह रहे हो स्कूल नहीं बढ़ रहे, ये नहीं हो रहा, सब हो रहे हैं। और तो और आप छोड़िए बात, जो आप संविधान की बात करते हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं, उन्हीं बाबा साहेब के जो पंच तीर्थ हैं, जहां जन्म हुआ, जहां शिक्षा ली, जहां दीक्षा ली, जहां उनकी मृत्यु हुई, उन सभी 5 तीर्थों को बनाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। और मैं बताऊं आपको, अलीगढ़ में महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बनी है उनके नाम पर, जो महेंद्र प्रताप सिंह थे। कैसी बात कर रहे हैं? हम तो सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं भाई। गुजरात में देखिए सरदार पटेल जी की कितनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है, ना जाने कितने ऐसे स्मारक है जो हमने बनवाए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने केवल अपने परिवार का सोचा, गांधी परिवार का सोचा। उन्हीं के नाम पर स्मारक थे, उन्हीं के नाम पर योजनाएं थी, उन्हीं के नाम पर जो किए जाते थे, पुरस्कार दिए जाते थे, वो भी उन्हीं के नाम पे थे। समाजवादी पार्टी सरकार थी तब भी इन्हीं की चलती थी सब जगह। 6 मई में किस तरह से जो नाच गाना होता था सब जानते हैं। आज इन्हें दर्द ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ये राष्ट्र स्थल बना है, कि क्यों बना है, लोगों को पता चलनी चाहिए भाई कि ये 3 महान विभूतियां हैं कौन, क्या क्या योगदान है भारत देश में इनका। सच्चाई ये है अपूर्वा जी, विपक्ष के पास चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो,
इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इस समय जो मुद्दे पर चर्चा कर सकेंगे। ये केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति या झूठ बरगलाना जनता को, बस यही रह गया। इनके पास कुछ नहीं है इनके पास। ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, पवन जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी पवन जी। आवाज आ रही है? आवाज की तो दिक्कत हो रही है। जी जी आ रही है, अभी आ रही है आपकी आवाज। मैं अपने बीजेपी के साथी से एक बात पूछना चाहूंगा भाई साहब। जी जी बोलिए पवन जी। मैं पूछना चाहूंगा कि आदरणीय स्वामी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कब हुई थी? कौन से सन में हुई थी? बताइए सर, आपसे पूछ रहा हूँ भाजपा के साथी से। आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? अच्छा सूत्र बता दीजिए, दीनदयाल उपाध्याय जी के 5 काम बता दीजिए जो देश के लिए उन्होंने किए थे। जल्दी जल्दी बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी साफ साफ भाई। बच्चे के ना दीनदयाल उपाध्याय जी के 5 काम बताइए देश के लिए उन्होंने किए थे। ठीक है, उनको आवाज नहीं मिल रही है पवन जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। पूछना कि क्या कारण था कि नेहरू गांधी परिवार के नाम पर या नेहरू गांधी के नाम पर किसी योजनाएं हुई? इनका तो तीनों योगदान था देश में, इसलिए पवन जी आपकी ऑडियो के साथ अभी भी कुछ दिक्कत चल रही है। ठीक है पवन जी, आपके ऑडियो के साथ अभी भी कुछ दिक्कत चल रही है, कुछ इशू चल रहा है आपकी ऑडियो के साथ। नाम जानना मोबाइल में देख के बताएंगे अभी। आपकी ऑडियो के साथ कुछ दिक्कत चल रही है पवन जी, बीच बीच में आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अब मोबाइल देखते हैं मत बताओ भैया, बीच बीच में आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है पवन जी। पवन भाई आप रखिए, मैं आपकी बात का जवाब देने। चलिए ठीक है आप अपनी बात रखिए। ठीक है सुनील जी। अगर आपकी बात, अगर मेरी बात का कोई जवाब हो आप दीजिए अपूर्वा जी को। ठीक है सुनील कौशिक जी, समाजवादी पार्टी ने भी राज्य स्तरीय स्मारक और 2 बड़े पार्क बनाए, जनेश्वर मिश्रा पार्क और लोहिया पार्क, लेकिन कभी कोई ऐसा बड़ा राजकीय स्मारक उन्होंने नहीं बनाया और ना ही इन्हें ऐसा माना जाता है। फिर ये कैसे सवाल उठा सकते हैं, फिर ये कैसे उंगली उठा सकते हैं और ये कैसे कह सकते हैं कि ये राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? अगर उनके बारे में बताना ही था तो यूनिवर्सिटी बना देते। देखो, हर मामले में यूनिवर्सिटी बना देते, हॉस्पिटल बना देते, या तो हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी बना देते तो क्या होता? क्या मामला बेरोजगारी खत्म हो जाती या एजुकेशन का टारगेट बढ़ जाता? क्या सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। जो अपने राजनीतिक हस्तियां जो अपनी अपने पार्टियों की होती हैं, जैसे आपने कहा जनेश्वर मिश्र पार्क आप देखिए, लोहिया पार्क आप देखिए, वहां की व्यवस्थाएं आप देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैंने तो खूब घूमा है वहां पे। यश भारती जी भी वहां गए होंगे, मायावती जी ने भी अपने पार्क बनाए अच्छे से, नोएडा में भी बनाए हुए हैं जी। दिक्कत ये नहीं है कि आप ये कर देते तो क्या हो जाता। देखो, विकास की सतत प्रक्रियाएं हर सरकार करती है, लेकिन कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनकी भावनाओं को जोड़ने का काम होता है। ये स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब सतत प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। किसी की सरकार में कम चलेंगी, किसी की में ज्यादा चलेगी, लेकिन जब सरकारें बदलती हैं तो कुछ विचारधाराएं भी बदलती हैं, और विचारधाराओं को जीवित रखने के लिए राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी है। आप देखेंगे कि मायावती जी ने काशीराम योजना लाई, हर शहर में, हर जिले में काशीराम भवन बने गरीबों के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार है, उन्होंने लोहिया भवन कर दिए। क्यों कर दिए? लोहिया जी की पद चिन्हों पर है, जनेश्वर मिश्र जैसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी में रहे हैं, वो उनको जीवित रखना चाहते हैं। ऐसे ही अटल जी, उपाध्याय जी, ये भारतीय जनता पार्टी को कहां लाके खड़ा कर दिया, तो क्या नरेंद्र मोदी जी की या योगी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको जीवित कैसे रखा जाए सदियों सदियों तक? तो ये हर पार्टी करती है, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। और मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई सवाल खड़ा किया है कि इतना पैसा कहां से खर्च कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो बातें कही आज नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने फिर कह रहा हूं, ये 2027 के लिए एक लकीर खींची है जी। क्या समाजवादी पार्टी इस बात के लिए धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं बोलेगी
कि उनके माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुरस्कृत किया, सम्मानित किया? बोलना चाहिए। ये स्वस्थ राजनीतिक परिचर्चा क्या है? यही तो है, ईमानदारी से। लेकिन आप नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे कि यादव वोट बैंक कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में चला जाए। प्रणब मुखर्जी के लिए उन्होंने जो कहा, क्या प्रणब मुखर्जी के और नरेंद्र मोदी के संबंध पिता पुत्र जैसे थे? प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे संबंध पिता पुत्र जैसे हैं। तो क्यों कहा? क्योंकि एक लंबी खाई कांग्रेस पार्टी और प्रणब मुखर्जी के बीच हो गई थी, सब पूरा देश जानता है। वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक लंबी लाइन खींच थी कि ठीक है साहब, देखिए हम ये करेंगे। और इतनी बड़ी बात कहना, मुझे नहीं लगता किसी प्रधानमंत्री ने आज तक के इतिहास में राष्ट्रपति के लिए कहा हो कि वो मेरे पिता तुल्य हैं या मेरा पिता पुत्र जैसा संबंध है। तो ये संबंध देखो, राजनीतिक प्रतिद्वंदता अलग बात है, समाजवाद। मैं नेताजी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। नेताजी का पार्टी का उदय किन विचारधाराओं को लेकर के हुआ? यदि समाजवादी पार्टी मजबूत न होती तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत न होती, और भारतीय जनता पार्टी इसलिए मजबूत हुई कि समाजवादी पार्टी मजबूत है। और आज भी आप उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि समाजवादी पार्टी जितनी मजबूत होगी उतनी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। कांग्रेस का खत्म होने का कारण ही समाजवादी पार्टी मजबूती का है। तो क्या ये मुलायम सिंह यादव जी नहीं जानते थे क्या इस बात को? एक मंच पर एक कार्यक्रम में जब उनका कहीं हेलीकॉप्टर उतरना था तो वहां एक प्रधानाचार्य जो डिग्री कॉलेज के थे वो आरएसएस के थे। तो नेताजी ने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि मैं वहां हेलीकॉप्टर उतरने के बाद सभा बाद में संबोधित करूंगा, पहले उनसे मिलूंगा मैं जाकर के, लेकिन जिक्र कहीं नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मामला है, तो मैं जाकर के पहले ही प्रधानाचार्य जी के यहाँ चुपचाप जाके पहले से ही बैठ गया। तो राजनीतिक बातें जब मैंने दोनों की सुनी तो निश्चित तौर से अचंभित करने वाली बातें थीं, और दोनों लोगों को इस बात की चिंता थी कि हमारा वोट बैंक ईमानदारी से हमारे पास कैसे आया। मैं कहूंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि नेताजी नहीं है इस समय, लेकिन मैं सीधा निचोड़ बता दे रहा हूं। सीधा सीधा तात्पर्य उस मुलाकात का ये था कि जितना आरएसएस हमको गाली देगी या भारतीय जनता पार्टी जितना हमको गाली देगी उतने हम मजबूत होंगे, और जितना हम आपके बारे में कहेंगे तो हम मजबूत होंगे। ये तो पीछे के पर्दे की बातें हैं, लेकिन सम्मानजनक बातें हैं। राजनीतिक लाभ लेने की प्रक्रिया अलग है, बिल्कुल, लेकिन सम्मान लेने की बात बिल्कुल, आप देखिए, राजनीति ही करने के लिए तो पार्टियां आई हैं। सैफई में कोई प्रधानमंत्री गया है क्या आज तक? अब राजनीतिक बातें कुछ भी हो, राजनीति देश ही का करना पहला है, राजनीति करने प्रधानमंत्री के सैफई लिए में ही गया, शादी पार्टियां के बनती हैं। कार्यक्रम में गया, और नेताजी के अनुरोध को ठुकरा नहीं सके नरेंद्र मोदी जी। अब इस बात को कहीं और ले जाएंगे तो अलग बात है। मैं कह रहा हूं आज हम जो भी लोग स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, विचारधाराओं की प्रतिद्वंदता अलग होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक बातें होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। केएन पांडे, आज जो ये कार्यक्रम हुआ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को लेकर, वहां पर अनावरण हुआ है, क्या नजारा उस वक्त था? जो जनता वहां पर पहुंची थी उनका उत्साह कैसा था? और जब पीएम उन्हें संबोधित कर रहे थे उसके बाद क्या कुछ पब्लिक की तरफ से रिएक्शन आपने देखा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान? ये पूर्वा जी, आपने देखा भी होगा, स्क्रीन पे भी सब दिख रहा था कि लोग मदमस्त थे, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, और अपने इस मूवमेंट को जो एक तरीके से अविस्मरणीय बनाने के लिए वो मोबाइल में कैद कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से देखा जाए कि काफ़ी उत्साह था, खासतौर से महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, और जवान भी थे। तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग आए थे। वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी आए थे, उन्होंने भी इस तरीके से उनकी तारीफ की। एक तरीके से देखा जाए तो कुल मिलाकर के देखा जाए काफ़ी उत्साह वाला माहौल था। और राजधानी लखनऊ के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से लेकर के भारी संख्या में लोग आए थे, और इस पल को हर आदमी जो है वो एक तरीके से जीना चाहता था। बहुत एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को दूर से देखा है, लेकिन आज मैं नज़दीक से देखने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का पहले से भी काफ़ी क्रेज रहा है, वो क्रेज आज भी राजधानी लखनऊ के इस कार्यक्रम में भी देखने को मिला है। तो देखा जाए तो ये हमेशा से होता आया कि प्रधानमंत्री के साथ जो है हर आदमी जो
जो एक तरीके से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है। उस जोड़ने के ही क्रम में यहाँ पे भारी संख्या में लोग जमा हुए थे और यहाँ से बहुत कुछ सीख करके गए। लोगों ने यहाँ पे जो प्रेरणा स्थल बना उसको देखने की भी कोशिश की, समझने की भी कोशिश की और आखिर यहाँ पे जो 3 मूर्तियाँ लगाई गई उसका कारण क्या है, उसके इतिहास क्या रहा है, उनके विचार क्या रहे, ये सब इन्हीं युवाओं को जानने के लिए ही इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस तरीके के जो प्रेरणा पार्क, राष्ट्रीय प्रेरणा पार्क जो है जनता वो यहाँ पे पहुंचती स्थापित है किया तब गया वो है। जनाधार भी अपने आप एक संदेश देकर जाती है। वो जनाधार बताती है कि जो ये काम हो रहा है ये जनता के दिलों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या सिर्फ ये कागजों पर हो रहा है या जमीन पर हो रहा है। यश भारती जी, नाम बदलने को लेकर भी राजनीति है। जैसा कि अभी आप लगातार कह रहे थे कि नाम बदल दिया गया, एकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया गया, बहुत सारी चीजों का नाम बदला गया जो कि बीजेपी लगातार कर रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, सपा सरकार ने भी दर्जनों योजनाओं के नाम बदले हैं, लोहिया, जनेश्वर मिश्र और समाजवादी नामों से जोड़े गए हैं। लेकिन तब अगर आप कर रहे थे तो ये एक विचारधारा है, बीजेपी कर रही है तो फिर ये राजनीति कैसे हो गई? नाम तो तब भी बदले गए और ये तो सरकार है ना, जब सरकार जिसका है, जनादेश जिसका है, वो अगर इतना भी नहीं कर पा रही है अपने जनादेश में तो फिर कैसी सरकार? आपने भी किया, बीजेपी भी कर रही है। अपूर्वा जी, पहली बात तो मैंने जहां से शुरुआत करी थी, अगर मुझे उसका जवाब दिलवा देते आप भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंतिम समय का अगर विवरण लिखेंगे तो क्या लिखा जाए, वो जवाब नहीं दे पाए। वो पता नहीं कहां पहुंच गए, देश दुनिया की पूरी योजना बता दी उत्तर प्रदेश का छोड़ के। मैंने एक सवाल किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो यूनिवर्सिटी लखनऊ में शुरू की गई है उसकी जमीन कहां है और छत कहां है, उसका पता नहीं बता पाए। मैंने एक सवाल पूछा, तीसरा सवाल तो उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया है। अगर वो इस सवाल का जवाब नहीं का दे पा रहे तो ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल मतलब ये गलत हो गया, ये बन गया तो गलत हो गया, ऐसा तो नहीं कह सकते ना यश भारती जी। ठीक है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन राष्ट्र प्रेरणा स्थल को लेकर अगर हम चर्चा कर रहे तो क्या ये फिर गलत हो गया? ये राजनीतिक मंच हो गया। उस पे चले गए, नेहरू जी पे चले गए, इंदिरा गांधी पे चले गए, पुरानी बातें क्यों याद कर रहे हो? हम पुरानी बात करें तो कहते हैं पुरानी बात पे क्यों चले गए? यश भारती जी आज बात कर रहे हैं पुरानी बातें कि तब क्या हुआ, थोड़ी आपका बताइए ना। आप आवाज बता रहे हैं सुनिए, अरे सुनिए भाई, सुनिए यार। अवधेश भाई, मैं तो चश्मा भी नहीं लगाता कि मेरे चश्मे से कुछ और दिखे। वाजपेयी चश्मा आपको लगा हुआ है मेरे भाई। मेरे भाई मेरी बात तो सुनो। तो आपकी बारी में आपको बोलना, तब आप इतना उत्तेजित क्यों हो गए? क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? आप दोबारा मौके पे बता देना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जो यूनिवर्सिटी आपने खोली है उसकी जमीन और छत कहां पर है। दिक्कत क्या है? गूगल सर्च कर लिया इन्होंने, अब जोश में आ गए। अब मुझे ये बता दीजिए, जो आप 14 एम्स 16 एम्स बता रहे थे, उत्तर प्रदेश में एम्स की शुरुआत हो गई है, वो बता दीजिए। समाजवादी सरकार में आपको 2 एम्स की जमीन दे दी, लेकिन एम्स की भी हमने जमीन दे दी, आप छत नहीं बना पाए उसकी। तो आप ढिंडोरा जिस चीज का पीट रहे हो, कम से कम उसका पूरा काम तो कर लो। 11 साल में आप छत नहीं बना पाए एम्स की, और आप जिन मेडिकल कॉलेज जिनको नाम दे रहे हो, जिनकी छत बना रही है, उसके अंदर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं, आप उस छत के नाम को मेडिकल कॉलेज का नाम दे देते हो। तो भाई मेरे पास भी एक बिल्डिंग है, मैं उसको नाम दे देता हूँ, या एक कमरे को अमेरिका, एक को पेरिस, एक को टोक्यो, एक को क्योटो, तो क्या वो मानने लगेगी दुनिया? परिणाम क्या दे रहे हैं? हवाई पट्टी लगाने से हवाई अड्डा बन जाता है क्या? अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो आप उसे हवाई अड्डा नहीं कह सकते हैं। लोगों के आवाजावन के लिए अगर व्यवस्था नहीं है तो उसको आप व्यवस्था नहीं कह सकते। वैसे ही आप अपूर्वा जी, मैं जितनी बार कह रहा हूं, आप उसको प्रेरणा स्थल से जोड़ रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूं, बनारस का प्रतिनिधित्व करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो बनारस जिसका केंद्रीय, मैंने जो सवाल पूछा था, केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो सीधे भारत सरकार के अधीन आता है, वहां पीएचडी करने के लिए जो बच्चों ने एनरोलमेंट कराया, लगभग 40 बच्चों ने, उनका ट्रांसफर कर दिया गया एक दूसरे कॉलेज में। क्या दोष था? जब एडमिशन यूनिवर्सिटी में लिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लिया, फीस जमा कर दी, फिर उनको ट्रांसफर दूसरी जगह क्यों किया जा रहा है? आज वो बच्चे धरने पे बैठे हैं उसी विश्वविद्यालय के सामने।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने बच्चों के साथ छेड़छाड़ होती है, पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है। तीसरा, उसी बनारस के अंदर पूरा का पूरा थाना बिहार में अवैध शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा जाता है। सपा का विधायक 2 साल से सदन में चल रहा था, तब जाके कार्रवाई हो पाई। उसी बनारस में तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिसका तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अब बात कर ले लखनऊ की, लखनऊ से चंद मिनट की दूरी पर उन्नाव, आपके कुलदीप सेंगर, आपके राष्ट्रवादी कुलदीप सेंगर, राष्ट्रवादी बलात्कारी कुलदीप सेंगर, जिनपे आपके कैबिनेट मंत्री स्वागत करने के लिए तड़प रहे हैं, माला पहना रहे हैं। ये कैसा राष्ट्र प्रेम है? चलिए 15 अगस्त 26 जनवरी को ठीक है यश भारती जी, ठीक है। देखिए अब ऐसे इस विषय पर जाएंगे तो फिर तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। बलात्कारी समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, बलात्कारी कांग्रेस पार्टी में भी रहे हैं, बलात्कारी हैं बीजेपी पार्टी में भी हैं। ठीक है अपूर्वा जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अरे नहीं सर, मेरे सामने मत जोड़िए हाथ। नहीं, आप महिला हैं, आप महिला हैं, महिला का दर्द समझें। देश की राजधानी जहां नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, वहां उसको क्या अपना विरोध दर्ज करने का अधिकार छीन लिया गया? जिसके 256 घाव हों वो जिंदा है, यह बड़ी बात है। गवाह को मार दिया, वकील को मारने की कोशिश करी, उसका चाचा आज भी जेल में है, केवल अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। चलिए जवाब ले लेते हैं अवधेश उपाध्याय जी से। सर देखिए, क्योंकि वक्त की भी कमी है, ठीक है अवधेश उपाध्याय जी जवाब दीजिए फटाफट, उसके बाद में पवन जी का रुख करूंगी। अवधेश जी, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं बीजेपी को लेके। देखिए, सबसे बाद में शुरुआत वहीं से करता हूँ, इस बात जी ने की थी नाम बदलने। देखिए, हमने तो उनके नहीं, देखिए नाम बदलने की राजनीति दोनों ही पार्टी कर रही है सर। समाजवादी पार्टी ने भी दर्जनों सड़कों के नाम बदल दिए, योजनाओं के नाम बदल दिए। जनादेश होता है सर, पार्टी है सत्ता में रहेगी, इतना भी नहीं कर पाएगी तो फिर काहे की राजनीति, काहे की पार्टी? नाम वाम पर नहीं जाते हैं सर। सवाल अभी ये है कि जो लगातार यश भारती जी पूछ रहे हैं, जो सवाल उनकी तरफ से आ रहा है कि आप यूनिवर्सिटी बना सकते थे, और जो यूनिवर्सिटी इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बनने वाली थी वो कहां तक पहुंची, क्यों नहीं बन पा रही है सर? सरकार में आप है, जवाबदेही बनेगी। बिल्कुल बनने की मैं देने तैयार हूँ, जवाब दे रहा हूँ मैं, लेकिन ये जवाब देना जरूरी है। जो ये बात कर रहे थे नाम बदलने की, बस 10 सेकंड का जवाब है। जो ये कह रहे थे कि मैंने ये पूछा अवधेश जी, मैंने अवधेश जी ये पूछा कि मैं अगर मेरे बच्चों को ये बताऊं। ठीक है अब 1 मिनट रुक जाइए यश भारती जी, रुक जाइए सर। अंत कैसे हुआ, वो क्या करूं, डॉट करके नरेंद्र मोदी बाबा साहब की बात करते हैं, दूसरी तरफ बाबा साहब के नाम का विरोध करके संबल के नाम बदल दिया इन्होंने। संबल का पहले नाम क्या था? मायावती जी ने रखा था भीम। अरे मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंतिम समय में डॉट करके नरेंद्र मोदी लिखूं, बच्चों को ये बता दूं कि डॉट नरेंद्र मोदी जी से पूछिए क्वेश्चन दलितों के प्रति। अब दूसरी बात देखिए, ये बात कह रहे हैं एम्स की, ठीक है? एम्स आप देखिए गोरखपुर में इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है, देख के आइए इस बार जी रायबरेली में। अच्छा, एम्स बन गया हुआ। चलिए ठीक है अवधेश उपाध्याय जी, ठीक है। पवन दीक्षित जी, यूपी में कांग्रेस की स्थिति 0 के करीब है, वो संगठन मजबूत करना है। मुझे लग रहा है इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत कांग्रेस को इसी चीज की है। फिर मोदी सरकार के यूपी विकास के दावों को कांग्रेस इतनी परेशान क्यों हो रही है? स्थिति तो खुद कांग्रेस की 0 है, सोलो आप लड़ नहीं पा रहे हैं ये लड़ाई। अपूर्वा, हमारे 6 एमपीज है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा सांसदों के हिसाब से, तो आप खत्म होने वाली बात मत कीजिए। निश्चित रूप से मैं जानता हूँ संगठन में कमजोरियां रही हैं, लेकिन जिस तरीके से संगठन में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं पिछले 1-1.5 वर्ष में, जो चीजों को किया गया है, और उसका इम्पैक्ट आपको 2027 में दिख जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो मोदी जी की खिसियाट है बचपन से लेकर आज तक, 74 साल के वो हो गए कि हमारों के नाम नहीं लेते। अरे आपके ने किया क्या था? मैं अभी भी अवधेश भाई से पूछता हूँ, कोई 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम ही बताते भाजपा के जो थे, बता नहीं पाएंगे, फिर गूगल सर्च करना पड़ेगा। और भैया जिन्होंने काम किया है उनके नाम पर योजनाएं होंगी, 450 नहीं होंगी, 4500 होंगी। आपके पास में कुछ था नहीं कहने के लिए, करने के लिए अंग्रेजों के। ठीक है, जैसे आपको लग रहा है पवन दीक्षित जी, जैसे आपको लग रहा है कि आपके पार्टी के जो लीडर्स थे, आपके पार्टी के जो पूर्वज थे, उन्होंने काम किया, उनके नाम पर आपने योजनाओं के नाम रखे, वैसे बीजेपी को लग रहा है कि उनके लिए दीनदयाल उपाध्याय, उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ये लोग थे उनके लिए लीडर, उनके पूर्वज थे सर, वो उनके नाम पर नाम रख रहे हैं योजनाओं के। बदल रही कांग्रेस सत्ता में आएगी, कांग्रेस बदल देगी, सपा सत्ता में आएगी, सपा बदल देगी। पूछने जाएंगे क्या अब आप बीजेपी से? ये फ्रस्ट्रेशन है
12 राउंड तक हारे हुए एक व्यक्ति का जो अचानक से 1.5 लाख वोटों से जीत जाते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। सर, कांग्रेस की स्थिति भी देख लीजिए उत्तर प्रदेश में। आखिरी मुख्यमंत्री थे सर आपके एनटी तिवारी जी, विकास पुरुष जिनको आप कहते थे। उसके बाद से सर कांग्रेस रिपीट नहीं हो पाई है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस रिपीट नहीं हो पाई है सर, बिहार में नहीं रिपीट हो पाई है, यूपी में रिपीट नहीं हो पाई है। अरे तब थोड़े ना सर अब ईवीएम से वोटिंग होती थी, तब तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होते थे, बैलेट पेपर से ही तो वोटिंग की जाती थी। तब कौन सा ईवीएम हैक हो गया, तब कौन सी वोट चोरी हो गई सर? मैं तो आपसे खुद बोल रहा हूँ संगठन में कमजोरियां हैं। मैंने क्या नहीं माना आपसे पिछले स्टेटमेंट? ये आप कह रहे हैं, लेकिन आपका ये पूरा का पूरा संगठन खुद नहीं मान रहा है कि उनके में कोई कमजोरी है जिसको लेकर वो काम करे। वो तो वोट चोरी के पीछे पड़े हुए हैं। क्या राहुल जी संगठन को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। चलिए ठीक है पवन जी, क्लोजिंग कमेंट आपका हो गया। सुनील कौशिक जी, सर इस विषय पर आपका क्लोजिंग कमेंट मैं समझना चाहूंगी। परिवारवाद पर पीएम नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर हो रहे हैं या ये सिर्फ एक बयानबाजी के तौर पर हम देखें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव की लकीर खींच दी गई है? ये देखो, बिल्कुल आपका मैं सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन एक जानकारी मैं यश भारती जी को दे दूं जो बार बार कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का कहाँ हुआ, जमीन कहाँ चली गई, लेंटर पड़ा कि नहीं पड़ा। यश भारती जी को तो आप ही देते हो, भारतीय जनता पार्टी लोग जवाब दे कब पाते हैं? नहीं, ये दर्शकों के लिए भी जानना जरूरी है यश भारती जी। ठीक है, जवाब किसी से भी मिले, जवाब दर्शकों तक पहुंच रहा है, उनके लिए जानना जरूरी है। दर्शकों को पता ठीक है, अब सुन लीजिए। दर्शकों को हम तो जवाब उससे चाहते हैं। देखिए आप अमरेश जी को सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज पे, नहीं गलत बात नहीं, है। इनमें सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के कांग्रेस की बात प्रधानमंत्री नहीं रहे बोलिए, हैं। आपने कांग्रेस का भी बहुत समय देखा है। देखिए यश भारती जी, मैं छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। 47 तो मेडिकल कॉलेज संबंध है उससे, 14 डेंटल कॉलेज, 254 नर्सिंग कॉलेज और 48 पैरामेडिकल कॉलेज, 365 कॉलेज यूनिवर्सिटी उससे अटैच हो गए हैं अब तक, मतलब मान्यता मिल गई है। तो उस कैंपस को जाके आप देखिए, मैं तो घूम आया हूँ, मुझे जो आंकड़ा नहीं मिल पा रहा था मिल गया मुझे, मैं तो घूम आया हूँ। आप पैदल नहीं घूम पाएंगे। अभी बन जाएगा, मैं वादा करता हूँ बन जाएगा। सर भाजपा को घुमाइए, भाजपा को घुमाइए, भाजपा को। आपने सवाल गलत कर लिया। चलिए ठीक है, आप ऐसे बेइज्जती मत किया करो भाजपाइयों की, आप ऐसे बेइज्जती मत किया करो, इतने सम्मान के साथ इनको थप्पड़ मत मारा करो, मुंह पे काली ऐसे मत मारा करो। मैंने बताया ना, गोरखपुर में बना हुआ है अपना, रायबरेली में बना हुआ है। इतना मैं कह सकता हूँ कि इतनी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि शायद हो सकता है पैदल हम सब लोग घूमेंगे तो शाम तक नहीं घूम पाएंगे। तो ये थोड़ा सा राजनीतिक बातें हो सकती हैं। खैर, आपने जो पूछा वो जवाब नहीं ठीक है, लेकिन कम से कम सवाल पूछने से पैसे आप तो यश भारती जी कम से कम देख लेते कि हाँ कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी पर हम ऐसे आरोप लगा रहे हैं जहाँ लगभग कंप्लीट हो गई है। ठीक है सुनील कौशिक जी, क्योंकि वक्त इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। लेकिन हाँ, ये जानकारी दुरुस्त होना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बनी, नींव रखी गई कि नहीं रखी गई है। ठीक है यश भारती जी, देखिए सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, सवाल का जवाब मिलना जरूरी है। अब मैं अगर जवाब देती तो आप मुझे बीजेपी प्रवक्ता घोषित कर देते, कम से कम सुनील कौशिक जी ने आपको जवाब दिया तो आपने सम्मान पूर्वक उनका जवाब दिया। बीजेपी प्रवक्ता से छत पूछ रहे थे, जवाब चाहिए था हमें, सुनील जी से भी चाहिए था। चलिए ठीक है सर, ठीक है, ये तो आप लोगों का सर ठीक है, ये चलता रहेगा, ये जो दोस्ताना है सर ये चलता रहेगा। ठीक है, अब ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन दर्शकों के लिए ये जानना बेहद जरूरी था कि जिस यूनिवर्सिटी को लेकर इतना सवाल उठ रहा है आखिर उसके पीछे का सच क्या है, जवाब क्या है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अवधेश उपाध्याय जी, यश भारती जी, पवन दीक्षित जी, डॉक्टर सुनील कौशिक जी और हमारे सहयोगी के एन पांडे जी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो देखिए आज की बहस का सार यही है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रेरणा देने के लिए बना गया है, बनाए क्या है और वो प्रेरणा देगा। उसे राजनीतिक मंच के तौर पर कतई ना देखें, ना उसका इस्तेमाल राजनीतिक मंच के तौर पर कोई भी पार्टी जो अभी सत्ता में है या जो सत्ता में आएंगी वो इसका इस्तेमाल करे। क्योंकि अटल जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये सिर्फ नाम नहीं है, राष्ट्र की रीढ़ है। इन्होंने मजबूती के साथ भारत के लोकतंत्र को बचाकर रखा है और आज उसी रीढ़ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
और इसी के साथ उत्तर प्रदेश भी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का हर एक जिला बढ़ रहा है। तो मेरे साथ आज की इस चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।